नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। अब हम पाठ नंबर 2 प्रारंभ कर रहे हैं भूगोल का। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इस वीडियो में आपको पढ़ाने से पहले ये जानकारी देना चाहता हूँ, कोविड-19 के कारण सरकार ने आपका सिलेबस से ये वन्य एवं जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन वाला जो चैप्टर है वो फिलहाल तो सिलेबस से हटाया नहीं है, क्योंकि इसमें से आपको मानचित्र यानी जो प्रोजेक्ट वर्क वाला कार्य है वो आपको इसमें कराया जाएगा। इससे लगभग जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो आपको इस वर्ष नहीं करने होंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर सिर्फ आपको अपने प्रोजेक्ट कार्य के लिए ही समझना है और आगे पढ़ना है। देखिए, अब हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम क्या है? वन एवं वन्य जीव संसाधन। आप सभी जानते हो, हम इस सौरमंडल पे यानी इस पृथ्वी पर जो रहते हैं, इसमें जितने भी संसाधन हैं वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं। इसमें हम इससे पहले जो संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, अब सबसे पहला जो संसाधन आया है उसका नाम क्या है? वन्य एवं वन्य जीव। देखिए, चलते हैं इस पे, इसकी पाठ की रूपरेखा समझते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है इसकी पाठ रूपरेखा में? कहते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और एक प्राणी पाए जाते हैं। भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण किस प्रकार से बटा हुआ है? फिर है समुदाय और वन संरक्षण। इस प्रकार से इसमें 4 बातें कही जाएंगी और 4 बातों के माध्यम से इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए चैप्टर पे बात करते हैं। चैप्टर का पेज खोलते हैं बच्चों। कहते हैं पृथ्वी जो है हमारी, जिस पे हम रहते हैं, वो सौरमंडल का एक क्या है? ग्रह है। यानी जितने भी हमारे ग्रह हैं उनका एक ये मंडल है और उसका सौरमंडल का ये ग्रह है। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बृहद यानी छोटे कीटाणु यानी छोटे जीवाणुओं से लेकर एक बड़े हाथी और व्हेल जैसी जीवों के साथ रहते हैं। देखिए, हेल यानी आप जानते हैं, हेल एक ऐसी मछली है, एक हाथी आपने देखा होगा, यानी इस तरीके का जीव है जो इस धरती पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं। वनस्पतियों में भी छोटे पौधों से लेकर बृहद बट वृक्ष को भी हम इस धरती पर क्या है? देखते हैं। बट वृक्ष होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसका नाम कह दिया बृहद। यह बृहद मत होता है बड़ा। पृथ्वी ग्रह जैव विविधताओं से भरा हुआ है, यानी इस पृथ्वी के अंदर अनेक विविधताएं हैं, अनेक चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, मानव और अन्य जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जीव जंतु मिलकर और प्राणी मानव मिलकर, दोनों मिलकर जब एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, हम इस पारिस्थितिकी तंत्र की एक इकाई मात्र हैं, यानी इसकी जो एक हम छोटा सा टुकड़ा है हम, तथा अपने अस्तित्व के लिए इसके विपरीत विभिन्न तत्वों पर हमारी निर्भरता रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, हम किसकी चीज़ पर निर्भर रहते हैं बच्चों? जैसे वायु है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बिना वायु के, बिना श्वास के हम जीवित नहीं रह सकते, ये सभी जानते हैं। और यह हमारे सांस लेने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, यानी ये सांस इससे ही लिया जाता है बच्चों। फिर कहते हैं जल, दूसरा नाम क्या? पहले क्या था? वायु, अब क्या है? अगर मैं वायु को गोल करूं, अब क्या है? जल, जिसे हम क्या करते हैं? पीते हैं। और मृदा, मिट्टी, जहां हम क्या करते हैं बच्चों? फसल उगाते हैं, अपनी जो फसलें होती हैं उन्हें उगाई जाती हैं। और हमारे भोजन की प्रवृत्तियों को भी पूरा करते हैं, यानी हमारी जो भोजन की आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने का काम कौन करती हैं? फसलें करती हैं। सांस, पीने, जल तथा खाद्यान्न के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं इन चीज़ों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पौधे, पशुओं तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका पुनर्सर्जन होता रहता है, यानी द्वारा इनका आना जाना लगा रहता है, द्वारा निर्माण होता रहता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण भूमिका में है। यह प्राथमिक उत्पादक है जिन पर सभी जीवों को अस्तित्व निर्भर करता है। यानी जो प्राथमिक उत्पादक है जीवन, जिन पर सभी जीवों का अस्तित्व निर्भर करता है, वो कौन है? पारिस्थितिकीय तंत्र, यानी अगर हम कहें पर्यावरण। वन्य जीव तथा कृषि फसल प्रजातियों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इनकी प्रवृत्ति भिन्न होती हैं, किंतु आत्मनिर्भरता का जटिल नेटवर्क इन्हें एक दूसरे से
जोड़ता है। यानी जब एक दूसरे के निर्भर हो जाती हैं दोनों, तो जब जाकर एक दूसरे के साथ में जुड़ना पड़ता है। चलिए देखिए आगे बात करते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, जो पहला टॉपिक था वो कौन सा था? भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। यदि आप ध्यान दें तो यह समझ सकते हैं कि कई प्राणी और वनस्पतियां ऐसी हैं जो केवल आपके क्षेत्र में ही प्राप्त होती हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, ऐसी वनस्पतियां होती हैं, ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो केवल ही आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं या होते हैं। भारत में जैव विविधता के क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक समृद्ध राष्ट्र है। जो हमारा देश कहते हैं जैव विविधता वाला देश है, ये विश्व का सबसे श्रेष्ठ या सर्वाधिक समृद्ध वाला राष्ट्र है। भारत का विस्तार पृथ्वी की 2.4% भूभाग पर है। बावजूद इसके यह विश्व का ज्ञात प्रजातियों में से 7 से लेकर 8% हिस्से का निवास स्थल भी है। कहते हैं जबकि 2.4 जो है भूभाग ऐसा है जिस पर हम लोग निवास करते हैं या फैला हुआ है पृथ्वी पे, यानी पृथ्वी का जो भाग है भारत का, उसके बावजूद भी हम 7 से 8% हिस्सा निवास करने वाला इसी पर पाया जाता है विश्व के अंदर, जिसमें वनस्पति की 1000 तथा जीवों की 81,000 प्रजातियां सम्मिलित हैं। यहाँ विश्व की संपूर्ण जैव उपजातियां 8% प्राप्त हैं, जिनकी संख्या लगभग 16 लाख तक है। बच्चों समझना क्या है, यानी भारत का जो विस्तार पृथ्वी है वो 2.4 है, जबकि संपूर्ण विश्व का जो विस्तार है पृथ्वी का वो 7 से लेकर 8 है। पूरे विश्व में लगभग 7 से 8% ही लोग निवास करने वाले होते हैं पृथ्वी के ऊपर। इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ पाया जाता है? 2.4 यानी पृथ्वी का भारत के अंदर। इसके बावजूद वनस्पति हजारों तथा जीवों की 81,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व में संपूर्ण जैव उपजाति 8% प्राप्त है, जिनकी संख्या लगभग 16 लाख तक है। देखिए इसके बाद क्या कहते हैं, आपने भारत में पाए जाने वाली वन्य जीवों के बारे में अध्ययन किया है। आप इन संसाधनों के बारे में क्या सोचते हैं? आपने अवश्य विचार किया होगा। इन संसाधनों का आपके जीवन में क्या महत्व है? इस प्रकार के विचार भी आपके दिमाग में आए होंगे। वनस्पति तथा जीवों के हमारे जीवन के साथ इतना समावेशी संबंध है, इन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम इसके बारे में अधिक संवेदनशील नहीं है, इसके बावजूद भी हम इसके प्रति सचेत नहीं हैं। पर्यावरण के, देखिए अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। कहते हैं पर्यावरण के प्रति हमारी इसी संवेदनहीनता का कारण विगत दशकों में इस पर आया दबाव। कहते हैं जिसकी संवेदनहीनता का कारण जो विगत आया है वो काफ़ी समय से आ रहा है, जिसके बारे में वैश्विक स्तर पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। यानी विश्व के अंदर पूरी तरीके से चर्चाएं हो रही हैं। अनुमानों के अनुसार भारत में पाई जाने वाली 10% वनस्पति जात तथा 20% स्तनधारी जीवों के लुप्त होने का खतरा व्याप्त है। देखिए बच्चों क्या कह रहा था मैं अभी, संवेदनहीनता का जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसमें हमने एक सचेत किया है, ठीक है। पहली जानकारी दे रहे हैं कि 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारी जीवों को लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। इनमें से कई प्रजातियां नाजुक अवस्था में भी हैं। नाजुक अवस्था का मतलब होता है लगभग वो समाप्ति की ओर ही हैं तथा उसके लुप्त होने का खतरा है, यानी समाप्त होने का खतरा है। इनमें चीता है, पहाड़ी कोयल है, पहाड़ी कोयल, आपने गुलाबी सिर वाली बत्तख आपने देखी होगी, जंगली चितगदार हैं, जो चित्तीदार उल्लू प्रमुख जीव हैं। वनस्पतियों में मधुका, इनसिकनिस और होवर्डियार्ड हेप्टोन्यूरसन जैसे पादप संकटापन्न हैं। यानी इन पे इस समय जो अगर हम बात करें वनस्पतियों में इस प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उन पे इस समय खतरा बना हुआ। ठीक है बच्चों, यह बताना संभव नहीं है कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि अभी तक उनके कोई आंकड़े निकल कर नहीं आए बच्चों। कहते हैं पर्यावरणविदों ने दृष्टि बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों तथा पौधों पर लुप्त होने से पर अधिक है, किंतु पारिस्थितिक तंत्र में छोटे प्राणी भी हैं, छोटे कीड़े भी हैं, पादप भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका जो पर्यावरण जो शास्त्री होते हैं, पर्यावरण जो लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनका केवल जो टारगेट है वो बड़े बड़ी चीज़ों पे ही ज़्यादातर रहता है, छोटी चीज़ों पर ध्यान वो नहीं दे पाते हैं। फिर भी हमें पारिस्थितिकी तंत्र में छोटे प्राणी, छोटे कीड़ पादप आदि पर भी महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। कहते हैं देखिए लुप्त होने के जो होते जंगल इस तरीके से, क्या आप जानते हैं भारत में कई प्रजातियाँ स्तनधारी 79 जातियाँ हैं और पक्षी में लगभग 4.4 जातियाँ हैं। कहते हैं सिरपों में की जो संख्या है वो 15 है।
जाति तथा जल स्तर के चरों की उपजाति लुप्त होने के कगार पर है। लगभग 1500 वनस्पति प्रजाति लुप्त होने का खतरा है। फूलदार वनस्पतियों की बात करें तो रीढ़धारी प्राणी के लुप्त होने के दर पर वनस्पति के लुप्त होने की प्रकृति दर में 50 से लेकर 100 गुना तक तीव्रता आई है। कहते हैं फलदारी भी, जो फलदार वनस्पतियां वो भी समाप्ति की ओर है। अगर हम बात करें लगभग वनस्पतियों में 1500 प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। लुप्त होते जंगल देखिए बच्चों, भारत में वनों का जो क्षय है वो चिंताजनक है। क्षय का मतलब होता है खत्म होना, कटाव होना। ठीक है, वनों की कटाई के आंकड़े विचलित करने वाले हैं। देश में वनों का आवरण के अंतर्गत 80.20 मिलियन यानी हेक्टेयर क्षेत्रफल है, यानी कहते हैं 80.20। ठीक है बच्चों, देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की संख्या की बात करें तो 2.39% हिस्सा बना हुआ है, यानी 24.39% के आसपास आपके इसमें हिस्सा बना हुआ है। संघनन वन जो है 12.37% के उसमें है, यानी 12.37% है। खुला वन है 9.18। ठीक है, 18 यानी 18। ऐसे मैंग्रोव यानी 1.4% के आसपास है, यानी संघनन वन कितने में 12% के आसपास हैं, और खुला वन कितना है 9% के आसपास है। और मैंग्रोव जो है वो लगभग 4% के आसपास है। इस तरीके से ये आंकड़े इसमें लुप्त होते दिखाई दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी IUCN के अनुसार विभिन्न पौधों तथा प्राणियों को निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। जैसे सामान्य प्रजातियां हैं, वो सामान्य प्रजाति में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इन श्रेणियों में उन प्रजातियों को स्थान दिया जाता है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे साल का है, चीड़ का है तथा कृदंत का है, रोडेस का जीव इत्यादि इसमें बताए गए हैं। संकटग्रस्त जाति कौन सी है इस श्रेणी में, क्या कहते हैं बच्चों, इस श्रेणी में उन जातियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके विलुप्त होने का खतरा है, यानी समाप्त होने का खतरा है। ठीक है, ये माना यह गया है कि जिन विषम परिस्थिति के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे परिस्थितियाँ आगे भी जारी रही तो उनका जीवित रहना कठिन है। उदाहरण के तौर पर अगर काला हिरण है, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, संघई हिरण, मणिपुर इत्यादि के इस प्रकार की ये जीव प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त जातियां हैं। कहते हैं सुभेग, कहते हैं जातियां, इस श्रेणी की जातियां जो होती हैं जीवों की संख्या लगातार कम हो रही है। इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थिति यदि नहीं बदली गई तो उनकी संख्या घटती जाएगी, उनके संकटग्रस्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इनके असुरक्षित प्रजातियां भी कहा जाता है, यानी अगर कोई नाम आ जाता है बच्चों असुरक्षित प्रजातियां किसे कहा जाता है, तो अगर हम असुरक्षित प्रजातियों का नाम देंगे तो उन्हें इस सुभेग, ठीक है, सुभेद का नाम दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, भारत में नीला भेड़, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन इत्यादि इन श्रेणी की प्रजातियां असुरक्षित प्रजातियों के नाम से जानी जाती हैं। अब दुर्बल प्रजातियां कौन सी है बच्चों, देखिए बच्चों, इन जातियों की संख्या अत्यधिक कम है अथवा विलुप्त है। इनके प्रभावित करने वाली विषम परिस्थिति को परिवर्तित नहीं किया जाता, यह तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। इस प्रकार से बच्चों दुर्बल जातियाँ हुई, सुभेद्य जाति हुई, संकटग्रस्त जाति हुई, सामान्य जाति हुई, इनका नाम इसमें अब दिया जाता। अब है स्थानिक जातियाँ। देखिए स्थानिक जातियाँ कौन सी होती हैं, प्रकृति सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव प्रजातियों को स्थानिक जाति कहा जाता है। अंडमान निकोबार आपने सुना हो, कबूतर, अंडमानी जंगली स्वर तथा अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले मैथुन स्थानिक जातियों के उदाहरण हैं। ये स्थानिक जाति जहाँ जिस स्थान पर वो पाई जाती है, जिस भी प्रदेश में पाई जाती हैं। अब लुप्त जातियाँ देखिए जिनको समाप्त हो चुकी हैं। लुप्त जाति का तात्पर्य उन प्रजातियों से जो अपने प्रकृति आवासों को खोजे जाने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। जब आप सोचते हैं कि वहाँ स्थान पर ये चीज़ें पाई जाएंगी पर वो नहीं पाई जाती, इसका मतलब क्या, वो समाप्त हो चुकी हैं, इन्हें लुप्त हो चुकी हैं। वस्तुतः यह प्रजातियां स्थानिक क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप तथा पृथ्वी के लगभग सभी हिस्सों में विद्यमान नहीं है। ऐसी प्रजातियों को एशियाई चीता जैसे गुलाबी सिर वाली बत्तख सम्मिलित हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसमें बहुत सारे चित्र के माध्यम से दिखाई जा रही है क्या है। ठीक है बच्चों, इस चित्र को देख लेंगे। अब कहते हैं एशियाई क्या है, एशियाई चीता कहाँ चला गया। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला चीता एक विशिष्ट प्राणी है। ये बिल्ली के परिवार जीव है। दौड़ते समय इसकी गति लगभग 112
12 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। चीता और तेंदुओं को लेकर लोगों में भ्रम है। चीता की पहचान आंखों के कोने में से मुंह तक नाक के दोनों ओर आंसू की तरह लकीर नुमा निशान होता है। किसकी पहचान होती है? चीते की। आंखों के दोनों अगर कहें दोनों उसकी तरफ का कानों तक क्या होता है? एक लकीर होती है आंसू नुमा। 20वीं शताब्दी के पूर्वी अफ्रीका में, कब से 20वीं शताब्दी के एशिया में जंगलों में चीते की संख्या अत्यधिक थी, किंतु आवासीय क्षेत्रों की संकुचित होने से या बनने से, उनके होने से भोजन के लिए शिकारियों को अनुपलब्धता उसके लुप्त होने के महत्वपूर्ण कारण है। यानी शिकारियों ने क्या करा? उनका शिकार कर लिया और वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। भारत में चीता लुप्त होने की जो घोषणा हुई 1952 में की गई थी। यानी भारत के अंदर चीता कब समाप्त हो गया? 1912 में इसकी घोषणा की गई। देखिए फिर क्या कहते हैं इसमें बच्चों, आगे इसमें बच्चों इसमें देखते हैं, कहते हैं, हाँ जी इसे पढ़ते हैं बच्चों। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनका असर वनस्पतियों और प्राणियों के लुप्त होने तथा उनके भय ह्रास का कारण बना? अब हम एक बात करते हैं कि ऐसा वो प्रतिकूल कारक बताए जिनके कारण ये वनस्पतियां जो हैं और प्राणी जाते हैं इनका विलुप्त होने का कारण बना। कहते हैं आप यदि अपने विचार को दृष्टि डालें तो या डालें तथा विचार करें तो पाएंगे कि प्रकृति संसाधनों को मनुष्य ने अपने हितों के लिए, अपने काम के लिए कहते हैं किस प्रकार परिवर्तित तथा विकृत कर दिया है। हमें लकड़ी, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, खाद, चारा इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वनों से प्राप्त होते हैं, सभी जानते हैं। इन वस्तुओं को पाने के लिए लंबे समय से वन तथा वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बच्चों अगर हम इन चीज़ों को यहाँ से प्राप्त करेंगे तो अवश्य ही ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। भारत में वनों का सर्वाधिक ह्रास औपनिवेशिक काल के संचार तथा परिवहन के विकास के नाम से किया गया। कहते हैं कि उपनिवेशिक काल जब यानी अंग्रेजों का आगमन हुआ यहाँ पे हुआ, उस काल से लेकर और धीरे धीरे जैसे परिवहन का संचार साधन हुए, सड़क निर्माण हुआ, तब हमें वनों की कटाई के कारण ये कार्य शुरू किया गया। ब्रिटिश सरकार ने रेलवे लाइन के लिए, सड़कों के लिए, नहरों के लिए निर्माण के लिए, कृषि, वाणिज्यकरण तथा खनन क्रियाओं के तहत वनों की कटाई की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संसाधनों को सिकुड़ने का सबसे बड़ा कारण कृषि का विस्तार था। भाई आप जानते हैं जब स्वतंत्र हो गया भारत, पहले तो ब्रिटिश सरकार ने इन कामों के लिए अपने इन चीज़ों की कटान किया, ठीक है बच्चों। फिर स्वतंत्र भारत ने भी अपने संसाधनों को समेटने के लिए, इन कृषि का विस्तार करने के लिए इस कार्य को उन्होंने भी किया। भारत में वन संरक्षण के अनुसार वर्ष 1991 से लेकर 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र, कहते हैं वन क्षेत्र को कृषि भूमि में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। देखिए कितना सारा क्षेत्र ऐसा जो वन से लेकर कृषि में परिवर्तित कर दिया। जनजातीय क्षेत्रों में, खासकर पूर्वोत्तरी भारत के मध्य भारत में स्थानांतरित कृषि झूम खेती के कारण वनों की कटाई तथा निम्नलिखित कारण हुए। इन पद्धतियों में जंगलों को जलाकर कृषि क्षेत्र बनाया जाता था तथा कुछ क्षेत्रों के बाद उस भूमि को छोड़कर क्या करते थे? अन्य क्षेत्रों में वनों को जलाकर खेती की जाती थी। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, क्या औपनिवेशिक वादियों ने वन नीति की दोषी माना जाए? हाँ हो सकता है बच्चों, अगर इसमें हम चर्चा करेंगे तो पता लगेगा कि पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण के कारण वनों का निम्नीकरण हुआ। वाणिज्य की दृष्टि से कहते हैं कि दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ वृक्षों के बड़े पैमाने पर रोपण के कारण दूसरी प्रजातियों के वृक्षों को संख्या क्या हो गई? लुप्त हो गई, ये लुप्त प्राय हो गई। जब वहाँ पर उसके स्थान पर दूसरे पेड़ों को लगाया गया तो इस कारण कुछ ऐसे पेड़ थे जिनकी समाप्ति हो गई। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के कई इलाकों में सागवान के एकल रोपण से प्रकृति वन बर्बाद हुए। इसी प्रकार से हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण के हिमालय के ओक तथा रोडोडेंड्रॉन के वनों को अत्यधिक नुकसान हुआ। कहते हैं इन्होंने इस प्रकार से जब चीड़ के और पाइन के रोपण, जब पेड़ों को लगाया, रोपण में होता बच्चों लगाना, तो वहाँ उन ओक और रोडोडेंड्रॉन के जो पेड़ थे उन्हें क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, अत्यधिक नुकसान पहुँचाया। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, बहुउद्देश्य परियोजना के कारण ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं आई। बहुउद्देश्य परियोजना का मतलब क्या होता है? जिनका उद्देश्य होता है बहुत सारे उद्देश्य पूरा करने के लिए, कारण बड़ी संख्या में वनों को नुकसान पहुंचाया। वर्ष 1952 में अब तक नदी घाटी परियोजना के बांधों का निर्माण वजह से 5,000 वर्ग किलोमीटर अधिक वनों की कटाई की जा चुकी है। कहते हैं परियोजना कौन सी होती है? बहुउद्देश्य परियोजना को कहते हैं नदी घाटी परियोजना। नदी एक ऐसी परियोजना होती है जिसका उद्देश्य होता है बहुत सारे कामों के लिए। यदि यह प्रक्रिया अब भी जारी रही तो, या जारी है, आप भी देखते हैं ये प्रक्रिया अभी भी जारी है।
मध्य प्रदेश से गुजरात में नर्मदा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना के लिए बांधों के निर्माण हेतु बड़ी संख्या में वनों की कटाई हुई। मध्य प्रदेश के 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन इस परियोजना के कैचमेंट एरिया में स्थित हैं, जिनके जलमग्न होने के कारण खतरा मौजूद है। फिर कहते हैं वनों की बर्बादी में खनन के महत्वपूर्ण कारक भी माना जाता है। खनन भी माना जाता है, खनन मतलब कटाई, यानी उस चीज़ को वहाँ से मिट्टी भी ले जाते हैं या पेड़ों का कटना भी हो जाता है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ, जिस कारण कई प्रजातियों के जीवों के आवासीय क्षेत्र भी प्रभावित हुए, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है। डोलोमाइट की खानों में हाथियों के आवागमन मार्ग कॉरिडोर को बाधित किया। कहते हैं कॉरिडोर जो था उनका वो स्थान था जिसमें वो आना जाना क्या करते थे हाथी, उसे जब ये खनन हुआ तो वहाँ पर उनकी समस्या पैदा हो गई, उनके निवास स्थान में समस्या बन गई। वन संसाधनों की बर्बादी के अत्यधिक पशुचरण तथा ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई को भी कई पर्यावरण विशेष रूप महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। ऐसा नहीं कि बर्बादी केवल एक ही चीज़ों से होती है, वनों की चराई के कारण भी होती है, अत्यधिक पशु को चराने के कारण भी होती है, लकड़ी की कटाई के कारण भी होती है। वैसे यह भी अधिक बड़ा खतरा नहीं है कि ईंधन के लिए वृक्षों की सूखी टहनियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें वृक्षों की कोई नुकसान नहीं होता। कहते हैं वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में देश की बहुमूल्य वन उत्पादन, खनिज तथा अन्य संसाधनों को संचित कोष है। तीव्रता से विकसित होते औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था के लिए इसका महत्व अधिक है। वनों के आरक्षित क्षेत्र में अलग अलग हैं, लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम वन्य जीव और वन संसाधन के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उनके लुप्त हुई प्रजातियों के बारे में पढ़े, किन किन कारणों से ये समस्या पैदा हुई है। भाई चाहे हमारी लकड़ी कटाइयों के कारण से हुई, चाहे बहुत ही से परियोजना के कारण से हुई हो, चाहे उपनिवेशिक काल के माध्यम से हुई, चाहे स्वतंत्रता के बाद कृषि के लिए हुई, किन कारणों से ये समस्या पैदा हुई है कि वनों की जो वन्य और वन संसाधन के जो स्थान है वो धीरे धीरे जो समाप्त हुए हैं, प्रजातियां लुप्त हुई हैं, उनका कारण हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा। अगली वीडियो में इससे अगला भाग जो अगला बचा हुआ चैप्टर है वो हम बच्चों पढ़ेंगे। नमस्कार।